हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले डायरेक्ट टैक्स की। ये डायरेक्ट टैक्स बीकॉम स्टूडेंट्स को भी है, एमकॉम को भी है, बीबीए, बैफ, बीएमएस, ऑलमोस्ट कॉमर्स के हर फील्ड के कॉलेजेस को, हर फील्ड के कोर्सेज को है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किन्हें पढ़ना चाहिए। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है, एटीकेटी स्टूडेंट है या आइडॉल स्टूडेंट है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं डायरेक्ट टैक्स के छोटे छोटे चैप्टर के कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा और बाद में जब मेरे सारे कॉन्सेप्ट रेडी हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट मेरे पढ़ाकर हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको अश्योरिटी देता हूं कि आपके एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। चाहे आप किसी भी कोर्सेज में हो, किसी भी स्टेटस में हो, दैट इज रेगुलर, एटीकेटी, आइडॉल, मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन कराने की जिम्मेदारी ले रहा हूं। मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा कि मैं आपको 100% कंटेंट दे सकूं। जितनी मेरी विलिंगनेस है, जितना मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों से, उतना ज्यादा मैं काम करूंगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए कि टैक्सेस दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? जब गवर्नमेंट कहती है कि आइए भैया हम आपसे टैक्स वसूल करना चाहते हैं, यानी जब गवर्नमेंट कहती है कि हम आपसे टैक्स लेना चाहते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स तो मांगती ही है, लेकिन वो दो तरीके से मांगती है। एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हमें पता चलता है कि हम टैक्स पे कर रहे हैं, और एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हमको पता ही नहीं चलता है कि हम टैक्स पे दे चुके हैं। सबसे पहली चीज, मैं जो कमाऊंगा, मैंने 2 लाख रुपया कमाया, गवर्नमेंट मुझे रास्ते में पकड़ रही है, बोल रही है 2 लाख रुपया आपने कमाया, चलो भैया टैक्स भरिए। तो यहां पर वो मुझसे डायरेक्टली, यानी वो असेसी, यानी वो जो टैक्स पेयर है, उसका कॉलर पकड़कर उसको कह रही है कि भैया आप हमें टैक्स दो, तो आप जो भी कमाएंगे उसका एक हिस्सा हमें देना पड़ेगा एज अ टैक्स। तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं बेटा? डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जहां पर हमें पता भी नहीं चलता। मैं यहां पर मार्कर खरीदने के लिए ले गया, मार्कर का कॉस्ट 25 रुपीज था, अब वो 25 रुपीज मैं पे करके आ रहा हूं। इस एमआरपी के अंदर, उस पर्टिकुलर का एमआरपी के अंदर सारे टैक्सेस इन्वॉल्व रहते हैं। मैंने टैक्सेस पे किया लेकिन मुझे पता भी नहीं चला। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से दो कॉन्सेप्ट होते हैं। फिलहाल हम डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट टैक्स के ऊपर क्या करने वाले हैं? फोकस करने वाले हैं। तो चलिए, डायरेक्ट टैक्स में हमें क्या पढ़ना है? यहां पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हो, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है। वो सारे, यानी पूरे की पूरे टैक्स का एक समरी मैं आपको देने की आज कोशिश करूंगा, ताकि आपको ईच एंड एवरी चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे कोई डिफिकल्टी ना आए। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स की शुरुआत होती है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस, ये रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब होता है कि अगर आप इंडिया में रहते हो, अगर आप भारत के नागरिक हो, इसका मतलब आप इस भारत से कुछ भी कमाओगे, इस इंडिया से आप कुछ भी कमाओगे, इंडिया के किसी भी कोने में जाकर कितना भी कमाओगे, तो आपको कहीं ना कहीं एक थ्रेशोल्ड लिमिट में टैक्स तो पे करना होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंडिया के नहीं है, यानी वो फॉरेनर्स है, लेकिन दे आर कम टू इंडिया डूइंग द बिजनेस, प्रोवाइडिंग द सर्विसेज और अर्निंग फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कमाते हैं, लेकिन क्या वो इंडिया पैसे चार्ज नहीं कर सकता टैक्स के तौर पर? तो कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हमने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि जो पर्टिकुलर पर्सन इंडिया में है या इंडिया के बाहर से है, या इंडिया का कोई पर्सन है वो इंडिया के बाहर जाकर पैसा कमा रहा है, यानी भारत या भारत से जुड़ा हुआ कोई भी इंसान, भारत या भारत से जुड़ा हुआ कोई भी इंसान इंडिया में रह के या इंडिया के बाहर जाकर पैसा कमा रहा है, तो इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं हम टैक्स वसूल कर सकते हैं। तो यहां पर रेसिडेंशियल स्टेटस ये बताता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन, वो पर्टिकुलर टैक्स पेयर कितना टैक्स पे कर सकता है, तो वो टैक्स पे करने के काबिल है या नहीं, वो टैक्स पे करने की कैपेबिलिटी में, एलिजिबिलिटी में आता है नहीं, वो चीजें फाइंड आउट करने के लिए हम रेसिडेंशियल स्टेटस का इस्तेमाल करते हैं। तो जो पहला टॉपिक हमारा होगा वो हमारा होगा रेसिडेंशियल स्टेटस। जिस हिसाब से रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ने के बाद हमें 3 तरीके के रेसिडेंट देखने के लिए मिलेंगे। 3 तरीके के रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट
और नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे 3 तरीके की कैटेगरी हमें देखने के लिए मिलेगी। क्या होता है रेसिडेंशियल स्टेटस, उसका एक सेपरेट टॉपिक आपके लिए आने वाला है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस आने के बाद, कैलकुलेट होने के बाद, हमारे लिए दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम का क्या मतलब होता है? अब ये जितनी चीजें बेटा मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं एमसीक्यू के लिए आपको पूछी जाएगी, और मैं आपको अश्योरिटी देता हूं अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना तो आपके लिए एमसीक्यू बहुत आसान होने वाला है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या कहता है कि हम जो भी पैसा कमा रहे हैं, इंडिया में रह के या इंडिया के बाहर से कमा रहे हैं, हम जो भी पैसा कमा रहे हैं इंडिया में या इंडिया के बाहर होकर पैसा कमा रहे हैं, तो ये जो 3 तरीके के लोग हमने आइडेंटिफाई किए चैप्टर से, तो क्या उन्हें उस स्टेटस में टैक्स पे करना पड़ेगा? क्या उन्हें उस पर्टिकुलर स्टेटस में टैक्स पे करना पड़ेगा? मतलब हम इंडिया में रह रहे, इंडिया के पर्सन है, इंडिया में पैसा कमा रहे, तो क्या हम टैक्स पे करेंगे? यस सर, हम पे करेंगे। क्या फॉरेनर्स इंडिया में आके पैसा कमा रहे हैं तो क्या वो टैक्स पे करेंगे? वो पता करना पड़ेगा। अब लसित मलिंगा इंडिया में आकर आईपीएल खेल के जा रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, तो क्या वो टैक्स इंडिया में पे करेगा? वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर वो पे करेगा तो वो कौन से कैटेगरी में पे करेगा, कितना पे करेगा, वो सारी चीजें स्कोप निकालना कि उसकी टोटल इनकम में से कितना पैसा हमें चार्ज करना है, कितना उसको टैक्स लगने वाला है। यानी 3 तरीके के रेसिडेंशियल स्टेटस में कौन किसको कितना पैसा देगा, हर स्टेटस में क्या किसका कितना पैसा चार्जेबल होने वाला, वो चीजें हम लोग स्कोप ऑफ टोटल इनकम में पढ़ते हैं। ठीक है। थर्ड हमारा टॉपिक होता है हेड्स ऑफ इनकम। क्या बोला बेटा? हेड्स ऑफ इनकम। अब ये हेड्स ऑफ इनकम है क्या? हेड्स ऑफ इनकम के अंदर टोटल 5 टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेंगे। कितने टॉपिक? टोटल 5 चैप्टर्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से पहला होगा सैलरी, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी का मतलब क्या होता है कि हम एक एम्प्लॉयर के पास काम करते हैं, तो जहां पर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप होगा, जहां पर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप होगा, तो वहां पर हमें क्या मिलता है? सैलरी मिलती है। एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूं मैं आपको। मान लीजिए मैं टाटा कंपनी में काम करता हूं, तो टाटा कंपनी ने मुझे काम पर रखा है, तो टाटा कंपनी मेरे लिए क्या हो गया? एम्प्लॉयर, और मैं उस टाटा कंपनी के लिए क्या हो गया? एम्प्लॉई। तो टाटा कंपनी मुझे जो भी बेनिफिट देगी मेरे जॉब करवाने के लिए, टाटा कंपनी मुझे जो भी बेनिफिट देगी मुझसे जॉब करवाने के लिए, वो सारी बेनिफिट्स मैं कहां पर डालूंगा? सैलरी के अंदर डालने वाला हूं। ठीक है। सेकेंड, दूसरा मेरा होता है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मेरा घर है, उस घर में मैं खुद रहता हूं, तो क्या मेरे घर पे मैं भाड़ा भरूंगा? नहीं। आप जिस घर में रहते हो, अगर वो घर आपका खुद का है, आपने वो खरीदा हुआ है, तो ऑब्वियसली आप उस घर पे भाड़ा तो भरोगे नहीं। लेकिन आपके पास 2 से 1 से ज्यादा घर है, एक घर में आप रहते हो, एक घर आपका खाली पड़ा हुआ है, तो आपने उस पर भाड़ोत्री रख दिया। वो भाड़ोत्री क्या करेगा? आपको रेंट पे करेगा। तो रेंट और उससे जुड़ी हुई सारी चीजें कहां पर आ जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगी। डिटेल चैप्टर है। तीसरा यानी सी आता है आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई थी, जैसे मैंने घर खरीदा था, फ्लैट खरीदा था 2001 में। वो 2001 में मैंने वो फ्लैट 15 लाख रुपए में खरीदा था, तो आज उस 15 लाख की वैल्यू मार्केट में कितनी होगी वो कैलकुलेट करना। और आज मैं वो घर बेचना चाहता हूं, तो बेचने के बाद वो 20 साल रखने के बाद, वो घर पे 20 साल का मालिकाना हक रखने के बाद, अगर आज मैं इसको घर बेचता हूं, तो क्या वो घर की जो वैल्यू मुझे मिलेगी, वो वैल्यू और मेरी परचेसिंग वैल्यू दोनों में जो डिफरेंस होगा, क्या वो मेरा प्रॉफिट है, उसको कैलकुलेट करना। दूसरी चीज, जो 15 लाख है उसको आज की वैल्यू में कन्वर्ट करके ही आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसको कैलकुलेशन करना। तो वो सारी चीजें कैपिटल गेन में आती है। दूसरी चीज, उसके बाद मैंने उस घर में बार बार खर्चे किए होंगे, रेनोवेशन किया है, आर्किटेक्चर का खर्चा किया होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का फैसिलिटी क्या रहेगा, इंटीरियर का खर्चा क्या रहेगा, तो वो सारे खर्चे भी मुझे कैपिटल गेन के अंदर डालने हैं। और उसके बाद ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे समझ में आएगा कि मुझे प्रॉफिट मिला या लॉस मिला है, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। उसके बाद आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी अगर बिजनेस कर रहा हूं मैं या मैं कोई प्रोफेशन अडॉप्ट कर रहा हूं,
तो मुझे उस पर्टिकुलर बिजनेस या प्रोफेशन में प्रॉफिट मिल रहा है या लॉस मिल रहा है। उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में मैं हूं, जैसे मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूं, तो उस प्रोफेशन में रहने के बाद मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा, वो सारी चीजें मुझे देखना है। उस प्रोफेशन में रहने के बाद मैंने कितना पैसा कमाया है, मैं उस बिजनेस में रहने के बाद मैंने कितना पैसा कमाया है, कितना एक्सपेंस किया, कितनी, वो सारी चीजों का डिटेल कैलकुलेशन करना। उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर जो भी मैं इनकम और एक्सपेंसेस देखूंगा, क्या वो मेरे लिए बिजनेस में अलाउ है। अगर वो सारी चीजें बिजनेस के में अलाउ है तो ठीक, या तो मेरे लिए वो सारी चीजें डिसअलाउ होगी। तो अलाउ और डिसअलाउ की कंडीशन को देखकर उसमें टैक्स में वेरिफिकेशन करना, टैक्स को कैलकुलेट करने के प्रोसेस में हम बिजनेस एंड प्रोफेशनल को लेकर आते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और, जहां जो इनकम आपकी सैलरी में नहीं आएगी, जो इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, जो इनकम आपकी कैपिटल गेन में नहीं आएगी, जो इनकम आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं आएगी, वो इनकम आपकी आएगी अदर सोर्सेस में। यानी जो इनकम आपको ये चारों हेड्स ऑफ इनकम में देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। क्लियर। और उसके बाद फोर्थ आपको पढ़ना है डिडक्शंस। वो भी डिडक्शंस ऐसा नहीं है बेटा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, इनका डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अब अंडर से चैप्टर 6A के अंदर क्या आता है, ATC, ATCCC, ATD, ATDD, ATE, ATTTA, ATU। ठीक है, ATC, ATCCC, ATD, ATDD, ATE, ATTTA, ATU, ये सब क्या है, ये सब है अंडर सेक्शंस। तो सर ये सब का मतलब आप बताएंगे क्या डिटेल में? यस बेटा, मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। और ये जब आप पूरा ये सीख लोगे ना, तो ये सारी चीजें सीखने के बाद आपको मिलेगा नेट टैक्सेबल इनकम। क्या मिलेगा बेटा? नेट टैक्सेबल इनकम, यानी इस अमाउंट के ऊपर आपको लगेगा टैक्स। ठीक है, इस अमाउंट के ऊपर आपको लगेगा टैक्स। क्लियर। अब इसको करने का तरीका क्या होता था, क्योंकि हमें फॉर्मेट भी देखना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मेट में भी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो अगर फॉर्मेट की बात करोगे तो सिंपल आपको ए पार्ट में लिखना है हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम यानी आपको कितना पैसा आया, आप कहां लिखोगे बेटा? हेड्स ऑफ इनकम में लिखोगे। कहां लिखोगे बेटा? हेड्स ऑफ इनकम में लिखोगे। अब इनकम के अंदर आप चार है, आपके कितने हेड्स ऑफ इनकम है टोटल? देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। पहला हेड्स ऑफ इनकम आपका आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं समझाने के लिए। बी आ जाएगा मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। डी profits and gains from business and profession, and last E income from other sources। तो ये पांचों की हेड्स ऑफ इनकम में जो भी मेरी इनकम आती है उसको कैलकुलेट करके मुझे यहां लिखना है। तो ये जो मेरा टोटल आएगा ना बेटा अमाउंट, ये टोटल अमाउंट को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रॉस टोटल इनकम। ये वर्ड्स क्यों बता रहा बेटा मालूम है आपको? ये वर्ड्स इसलिए बता रहा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ग्रॉस टोटल इनकम एंड डिडक्शन बोलेगा, माइनस करके आपको नेट टैक्सेबल इनकम, तो नेट टैक्सेबल इनकम के लिए 4 ऑप्शंस देगा इस तरीके से। तो ये आपका ग्रॉस टोटल इनकम हो गया आपका ए का टोटल। बी में आ जाइए, बी में आपको करने के लिए बोलेगा डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। अब हमने सारे चैप्टर्स पढ़े, सारे के सारे चैप्टर्स देखे कि कौन कौन से सेक्शंस आए, तो जो भी सेक्शन उसमें से आया रहेगा वो सेक्शंस को आपको यहां पर लिखना है। ATC आया है तो ATC लिखो, ATCCCC। क्या सर ये सारे सेक्शन एक साथ क्वेश्चन में आएंगे? नहीं, ये सारे सेक्शन एक साथ क्वेश्चन में नहीं आएंगे, इसमें से कोई 2-3 सेक्शन आएगा। तो जितने सेक्शन आएंगे वो सारे सेक्शन आपको यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद इसको टोटल करोगे, वो टोटल को हम लोग बोलेंगे डिडक्शन। क्या बोलेंगे? डिडक्शन अलाउ, यानी हमें कितने डिडक्शंस अलाउड है, तो जितने डिडक्शन अलाउड है वो हम लोग लिख लेंगे। अब ए में से बी बेटा माइनस करो, ए में से बी यानी इसमें से ये डिडक्शन वाला पार्ट माइनस कर दो। तो माइनस करने के बाद हमें बेटा मिलेगा नेट टैक्सेबल इनकम। क्या मिलेगा बेटा? नेट टैक्सेबल इनकम। इतना पार्ट हमें समझ में आना चाहिए।
अब ये चैप्टर्स होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, ईच एंड एवरी चैप्टर में, ईच एंड एवरी वीडियो में, ताकि आपको एक भी पार्ट आपका स्किप नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरे साथ, मैं आपको जो भी प्रिपरेशन कराने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वो चीजें आप मेरे साथ करोगे तो कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। आप लोगों से दरख्वास्त है आलसपना कम करने का, मेहनत ज्यादा करने का, कॉन्सेप्ट को समझने का। और मैं आपको वादा करता हूं ईच एंड एवरी एमसीक्यू जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको लगेगा नहीं ये चीजें मैंने पढ़ी हुई है, जिसकी वजह से मुझे फायदा मिल रहा है एमसीक्यू की प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि जिसका एमसीक्यू अच्छा होगा, जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, उसी का एमसीक्यू बहुत अच्छे होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको डायरेक्ट टैक्स में कितनी चीजें पढ़नी है, ठीक है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। और आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं वो सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर हुई होगी। और छोटी छोटी चीजें जो भी आएगी वो सारी चीजें मैं आपको आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगता है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।